हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। और फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 3 एडीआर की। जी हाँ, तो जिसका आपको था इंतज़ार तो मैं वो ले आई हूँ और वो है यूनिट 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनिट 3 है रेगुलेटरी मैकेनिज्म अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम इसमें देखेंगे। बात करेंगे कॉम्पोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, कंडक्ट क्या है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रल अवार्ड एंड कैसे प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट की जाती हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स का। अगर वो फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने में पार्टीज तो क्या होगा। यूनिट 1 में हमने थोड़ा इसको डिस्कस किया था, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होते हैं। देखो, पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पर वो इवन नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं कि अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो सोल आर्बिट्रेटर भी जो है वो उसको देख सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अपॉइंटमेंट कैसे होगा ये हमें सेक्शन 11 बताता है। पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर। पार्टीज, इसमें सारा खेल पार्टीज का है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज जैसा चाहे वैसा ही हो सकता है। अगर सोल आर्बिट्रेटर है तो सोल आर्बिट्रेटर जो है वो करेगा। अगर वो फेल हो जाते हैं 30 दिन में, कोई भी पार्टी जो है नहीं कर पाती है, तो क्या होगा कि हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट जा सकती है डोमेस्टिक के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है इंटरनेशनल के लिए, तो वो लोग करेंगे। और अगर जहां पर 3 आर्बिट्रेटर्स हैं तो बोथ दी पार्टीज विल डिसाइड 1 and 1 और दोनों मिलकर एक तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी है। अगर पार्टी फेल हो जाती है 30 दिन में नहीं हो पाता है तो दो आर्बिट्रेटर्स अग्री करेंगे किसी तीसरे पे। चलिए, और नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता तो मैटर जो है वो कोर्ट में जाता है। अब आ जाते हैं कि कैसे कैसे रोल ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ फेलियर, क्या क्या कोर्ट का रोल रहता है फेलियर के केस में। तो पार्टी फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द अग्रीड प्रोसीजर, जो प्रोसीजर दिया गया है पार्टीज अगर उसको फॉलो नहीं कर पाई हैं तो द पार्टीज और आर्बिट्रेटर फेल टू रीच अग्रीमेंट, अगर वो एक अग्रीमेंट पे, एक सहमति पे नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डोमेस्टिक के केसेस में, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल के केसेस में आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर देंगे। 2019 के बाद एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया जहां पर एक आर्बिट्रेटर्स के पूल में से आर्बिट्रेटर जो है वो उठा लिए जाते थे, उन्हें बना दिया जाता था कि चलिए आप देखिए। तो जुडिशियल बर्डन को जो है वो कम करने के लिए ये सब किया गया। लिमिट क्या है डिस्पोजल की, जब भी कभी आपके पास जो है आपको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर करना है तो वो 60 दिन में जो है वो हो जाना चाहिए। जिस दिन आपने ऑपोजिट पार्टी को ये नोटिस दिया है कि भाई डिस्प्यूट है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, आर्बिट्रेशन में जाना है, तो उस दिन से 60 डेज में यू नीड टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। ठीक है, एन आर्बिट्रेटर मस्ट डिस्क्लोज इन राइटिंग एनी सर्कमस्टांसेस लाइकली टू गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट्स एज देयर इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटीज। बिल्कुल उनसे पूछा जा सकता है। हमने पहले भी पढ़ा था शेड्यूल 5 शेड्यूल 7 इस तरह से सब कुछ बताता है। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 7 ये सब बताते हैं कि कौन सा आर्बिट्रेटर माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, वो एलिजिबल है या वो पार्शियल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। लैंडमार्क जजमेंट्स पे आ जाएंगे। अगर कोई पर्सन जो कि एलिजिबल है तो उसे हम नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। पार्टी जो है वो यूनिलेटरली नहीं कर सकती है, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। कहा कि कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 11 में एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो है पावर जो है वो जुडिशियल है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद में रखिएगा अपॉइंटमेंट करने की। तो आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट क्या करता है, इंश्योर करता है कि आर्बिट्रेटर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, पूरा एक प्रोसेस बताया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी वेनेवर दे आस्क तो आपको बताना है इवन नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, 30 दिन में एप्लीकेशन फाइल हुई है, 60 दिन में जो है वो आपको करना ही है, वरना फिर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। जहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो हाई कोर्ट डोमेस्टिक के केसेस में, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल के केसेस में जो है वो अपॉइंट कर देंगी। तो वो उनको जो है वो इम्पार्शियल है होना चाहिए, वो एलिजिबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका पार्टी से कोई कनेक्शन हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आ जाओ कि क्या जुरिस्डिक्शनल पावर्स है। ऐसा हम पहले कर चुके हैं। 16 सेक्शन जो है वो हमें बताता है। हमने पता था, किया था ना, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस जर्मन ओरिजिन जिसका था। तो हमारे पास 16 बताता है कि उनके पास पावर है अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने की। तो हम बात करते हैं
एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की क्या जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो ठीक है या नहीं है, कि क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्पिटेंस। डिटेल सेक्शन इसका क्या है कि वो जूरिसडिक्शन पे डिसाइड करते हैं, अपनी जूरिसडिक्शन है ओवर द डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए, प्रॉपर रेफरल होना चाहिए आर्बिट्रेशन का। फिर वो बताते हैं कि अगर कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है इनवैलिड है, बट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अगर सेपरेट किया जा सकता है तो वैलिड है, तो वो आप कर सकते हो मेन कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही क्यों ना हो। आगे आ जाओ। पार्टीज जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हैं, बट कब करना है, बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। जब तक पार्टी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट ना कर दे उससे पहले आप ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जूरिसडिक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया और वो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर रही हैं और आपको लग रहा है कि भाई नहीं मैं अग्रीव्ड हूँ, तो आप 34 में उसको चैलेंज कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन है, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते आर्बिट्रल मैटर्स में, पर अगर कहीं पे दिया हुआ है तो बात बिल्कुल अलग है, तो इस बात को आप जो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और, सेक्शन 17 इंटरिम मेजर्स के बारे में बात करता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है अगर कहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्रिजर्व करनी है, कोई इंजंक्शन देना है, कुछ देना है, तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि ट्रिब्यूनल जो है उसके पास काफ़ी जुडिशियल पावर्स हैं सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करने के लिए। तो इंटरिम मेजर्स भी जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो दे सकती है 17 के अंडर। कुछ जजमेंट्स पे आ जाएंगे, सेम जजमेंट्स हैं, जुडिशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। बूज एलन हम पहले कर चुके हैं कि जिसने कहा कि ओनली डिस्प्यूट्स व्हिच आर आर्बिट्रेबल फॉल अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो ऐसे मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, कंपाउंडेबल नहीं है, मैट्रिमोनियल है, वो आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे बिकॉज दे आर नॉन आर्बिट्रेबल, ठीक है। ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ऑब्जेक्शन और ज्यूरिसडिक्शन के विद रिस्पेक्ट टू कर सकती है। फिर इन ग्लोबल के केस में कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि नॉन स्टैंपिंग और इनसफिशिएंट स्टैंपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रेंडर द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉन एग्जिस्टेंट। तो बस वही बात हमने कही थी, अगर वो सेपरेट किया जा सकता है तो बिल्कुल हम कर देंगे। तो बस ये सारी बात आप लिख देंगे और इसमें आपको बेसिकली जो है सेक्शन 16 को बताना है, जो कि ज्यूरिसडिक्शन की पावर्स को जो है वो बताता है और उसको चैलेंज किया जा सकता है, समझे। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे कि जनरल प्रोसीजर क्या है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने का। तो व्हाट आर दी प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है वो आपको हम बताते हैं, सेक्शन 19 से जो है वो शुरू हो रहा है। पार्टीज जो है वो फ्री है दैट दे कैन अग्री ऑन प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है। आगे आ जाइए। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो ट्रिब्यूनल जो है वो देख सकती हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट चीज़ें स्टेप ले सकती हैं। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को इक्वली सुनने का मौका दिया होना चाहिए। ईच पार्टी मस्ट बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। तो 18-19 को हम कंबाइन लेके चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, आर्बिट्रेशन जो है कमेंसेस ऑन द डेट द रिस्पोंडेंट रिसीव द रिक्वेस्ट, कि जो है ना पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि जो वो डिस्प्यूट है ना वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, तो फिर वो कर देते हैं। स्टेटमेंट्स जो है वो सबमिट की जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। तो हम इसमें सारे सेक्शन लेंगे 19, 20, 21, 22, 23, 18 सारे के सारे। तो हम सबको आप अपने हिसाब से जो है डील करते हुए चलेंगे। तो पार्टीज बताएंगे अगर वो ओरल हियरिंग चाहती हैं तो ओरल हो जाएंगी, जो भी अगर पार्टी रिक्वेस्ट करेगी। और अगर ऐसे लगता है कि ओरल या डॉक्यूमेंट्री जिस तरह से भी करनी है तो दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। 24 में दिया है। अगर किसी जगह पर एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। 26, 27 इस बारे में बात करता है। पार्टीज़ जो है वो एविडेंस प्रेजेंट करेंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ सेम चलता है, कुछ भी अलग नहीं होता। कोर्ट को हाँ ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि मुझे कोर्ट की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो 27 में वो भी ले सकते हैं। दिस इज़ द एंटायर प्रोसीजर, आई हैव मेंशनड इट फॉर यू, ठीक है। लैंग्वेज जो है जो पार्टीज डिसाइड करेंगी वही रहेगी। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जहाँ पार्टी डिसाइड करेंगी वहाँ रहेगी। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में तो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगी। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर रहता है। सेक्शन नंबर ऊपर नीचे है पर आप ध्यान में रखेंगे। अगर किसी पार्टी से डिफ़ॉल्ट हो गया है, वो क्लेम नहीं कर पाए तो हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट हो जाए। और टर्मिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। अगर ईदर पार्टी फेल हो जाती है तो ट्रिब्यूनल जो है वो आगे प्रोसीड करेगी एक्स पार्टी। बेटा आपको पता है कोर्ट में भी तो ऐसे ही होता है, अगर एक पार्टी नहीं आ रही तो कोर्ट प्रोसीड करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगी। सिमिलरली लाइक हियर ओनली। इंटरिम मेजर्स भी दिए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। ये सारा जो है
प्रोसीजर है। 29 में आपको इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि फास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग्स हमें जो है वो आगे डिस्कस करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि ONGC का केस आया जिसने कहा कि प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, और क्या कहते हैं कि सेट असाइड अगर आपको कराना है तो 34 में करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है और एक गुड मैकेनिज्म है, तो उन्होंने रीइंफोर्स किया कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। उन्होंने कहा ईमेल बेस्ड कम्युनिकेशन जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है, अग्रीमेंट होना चाहिए बेसिकली। तो बस अगर वो प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा आप कोशिश कीजिए कि 18 से लेकर 27 तक सारा प्रोसीजर बता दो। एक सेकंड और मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चे अगर वो कभी प्रोसीजर पूछते हैं, वेन एवर दे आस्क प्रोसीजर, तो अगर आपसे वो पूछें कि प्रोसीजर बता दो, तो अगर हो सके तो सेक्शन 11 भी मेंशन कर देना, 10 भी मेंशन कर देना कि इतने होने चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये प्रोसीजर है कि 60 दिन की एप्लीकेशन, इस तरह से सब कुछ, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें भी मेंशन कर देना, दैट विल बी फॉर योर बेनिफिट। अब आते हैं फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे, व्हाट आर दी प्रोसीजर, कैसे वो ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन से डिफर करता है। तो देखो सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। 29B आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का 2015 से जो है वो ऐड हुआ, तो वो बात करता है किसकी, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन की, जो नॉर्मल आर्बिट्रेशन से अलग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। तो एक सिंप्लीफाइड एक्सपीडिएटेड आर्बिट्रेशन है जो 29B में, जहाँ पे पार्टीज म्यूचुअली अग्री करती हैं कि हम जो है इस पे फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। इसका शॉर्टर जो है वो ड्यूरेशन होता है, फिक्स टाइमलाइन होती है, स्पेशली 6 मंथ्स के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है, मतलब कि 6 मंथ्स में उसको डिस्पोज ऑफ करना ही करना पड़ता है। आपके लिए मैंने इसमें एक चार्ट भी बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगी। रिटन कॉन्सेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, सोल आर्बिट्रेटर कर लेता है अगर और आर्बिट्रेटर्स नहीं मिल पाते हैं। टाइम लिमिट है 6 महीने, याद, समरी ट्रायल, समरी प्रोसीजर याद है ना आपको, तो 6 महीने। फास्ट ट्रैक का मतलब 6 महीने, ठीक है। आगे आ जाओ। रिटन प्रोसीडिंग जो होती है कोई इसमें ओरल नहीं होती, फाइनलिटी बिल्कुल मानी जाती है, बट हाँ ट्रिब्यूनल के पास टाइम पावर है कि वो कॉस्ट जो है वो डिले के लिए इम्पोज कर सकते हैं। लिमिटेड स्कोप होता है एडजर्नमेंट का, और केसेस में तो आप एडजर्नमेंट करा सकते हो, बट फास्ट ट्रैक में एडजर्नमेंट का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। एडजर्नमेंट का मतलब कि एक बार ही नहीं आए तो चलो दूसरी बार बुला लिया, इस तरह से। स्टेप बाय स्टेप क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तो अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। फिर आप अपने क्लेम और डिफेंस देंगे, कोई ओरल हियरिंग्स नहीं होगी, 6 महीने में अवार्ड हो जाना चाहिए। तो मैंने पूरा लाइन वाइज आपको इसका प्रोसीजर दे दिया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और क्या कहते हैं, एक्सटेंशन जो है ली जा सकती है, बट एक्सटेंशन मिलती नहीं है, बहुत कम एक्सटेंशन जो है वो मिलती है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो प्रोविजंस क्या है, ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन इधर होता है, फास्ट ट्रैक इसमें होता है। यहाँ पर टाइम लिमिट 12 महीने होती है, एक्सटेंड भी की जा सकती है, पर यहाँ पर 6 महीने है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट इम्प्लाइड है, यहाँ पर एक्सप्रेसली रिटर्न होना चाहिए कि हमें फास्ट ट्रैक से ही करना है। ओरल हियरिंग्स की जा सकती हैं, यहाँ पर नहीं होती। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स 1 और 3, यहाँ पर सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। प्रोसीजर फ्लेक्सिबल है, सिंप्लीफाइड है, पर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है, कोई एक्सटेंड नहीं किया जाता। कॉस्ट हाई भी हो सकती है और क्विकर आउटकम के लिए लो कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। लैंडमार्क्स पे आ जाएं कि उन्होंने बताया कि टाइमली आर्बिट्रेशन के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स जो है वो इसके लिए फॉलो किए जाने चाहिए। उन्होंने जो है क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को जो है और ज़्यादा बताया। तो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में आप जो है वो 29B को जो है वो बता देंगे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, क्विकर है, स्ट्रिक्ट लाइंस है, एक्सटेंडेबल नहीं है और इजी है, ठीक है। 6 महीने में आपको उसे करना है, ओरल हियरिंग्स नहीं होती, रिटर्न नहीं होती है, सारी बात आप उसे बता देंगे। दैट्स इट, समझ में आई बात। आगे आ जाइए कि क्या प्रोसीजर है आर्बिट्रल अवार्ड बनाने का, क्या लिमिट्स जो है वो प्रेस्क्राइब की गई हैं। आ जाओ बेटा, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। आर्बिट्रल अवार्ड पहले तो आप समझ लो कि एक फाइनल डिसीजन होता है आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ है ना, जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ है, जब उस पर उन्होंने सब कुछ सुनकर जो है वो फाइनल डिसीजन दिया है। अब आ जाओ वो क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। अगर कोई डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो ट्रिब्यूनल्स डिसाइड करती हैं एज पर दी इंडियन सब्सटैंटिव लॉ। कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो ट्रिब्यूनल जो है वो जो लॉ जो है वो डीम फिट करता है उसके हिसाब से। अगर आप जब कभी भी पढ़ेंगे तो वो सिविल लॉ के हिसाब से ही चलता है। इफ़ आई टॉक अबाउट डोमेस्टिक के केसेस में मेजॉरिटी का डिसीजन जो है वो अगर मोर देन 1 है तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन है उसके साथ लिया जाएगा। 31 में जो है वो फॉर्म एंड कंटेंट बताए गए हैं, राइटिंग में है, साइन बाय द आर्बिट्रेटर्स है, डिसीजंस होने बहुत ज़रूरी है। वट एवर यू हैव डिसाइडेड डिसीजंस देना बहुत ज़रूरी है, डेट और प्लेस बताना है। ईच पार्टी को जो है ये दिया जाएगा, अग्रीड टर्म्स पे होगा। इफ़ द पार्टीज सेटल द ट्रिब्यूनल में रिकॉर्ड द सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट अवार्ड विच द सेम लीगल स्टेटस रेगुलर अवार्ड की तरह ही होगा कि पार्टीज ने जो है इन पॉइंट्स पे जो है वो अग्री किया है।
30 डेज़ में पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है कि कोई करेक्शन है, कुछ है, तो आप जा सकते हो। जैसे हम ये नहीं कहते कि कोई क्लरिकल मिस्टेक है या कुछ है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अब 29A के टाइम लिमिट पे आ जाते हैं। जनरल रूल क्या है कि अवार्ड जो है वो 12 महीने में आपको करना ही है, तो इट इज़ एक्सटेंडेबल हो सकता है, ठीक है। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में 6 महीने में होता है, तो एक्सटेंशंस जो है वो म्यूचुअली ही दी जाती है, परमिशन कोर्ट की लेनी पड़ती है। पर अगर डिले जो है वो पार्टी के कंडक्ट की वजह से हो रहा है तो कोर्ट जो है वो कॉस्ट भी लगा सकते हैं और कई बार ही तो मैंडेट को टर्मिनेट भी कर देती है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अवार्ड जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट में नहीं हुआ है तो मैंडेट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने उसको एक्सटेंड नहीं किया है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट जो है वो रिडक्शन आर्बिट्रेटर की फ़ीस में कर लेगा या सब्सटीट्यूट कर देगा आर्बिट्रेटर को, अगर उनके पार्ट पे बेटा गलती है तो हमने कहा स्ट्रिक्ट एडहरेंस आपको करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। विदाउट रीजंस वाले जितने भी अवार्ड हैं वो कभी भी वैलिड नहीं होंगे, आपको रीज़न देना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ विद रीज़न, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अवार्ड जो है वो वेल रीजनड होने चाहिए। फिर उन्होंने सेम बातें कही हैं, आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो बस आप इन बातों को अच्छे से लिखिएगा कि टाइम बाउंड जस्टिस होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। मिनिमल कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। इससे क्या होता है, इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। इससे क्या होगा बेटा, इससे होगा इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो बस आप इस चीज़ को याद में रखना, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, क्या ग्राउंड्स हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने के 32 में। तो 32 आपको पता चल गया कि वो जो है टर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अब आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन वे जो है वो ये है कि जब फॉरेन अवार्ड, जब फाइनल अवार्ड दिया जाता है, फॉर्मली कंक्लूड कर दिया जाता है, तो उसे साइन और डिलीवर कर दिया जाता है, जो कि जैसे हम फाइनल मान लेते हैं। पर अगर जो है क्या कहते हैं, इवन आफ्टर द फाइनल अवार्ड ट्रिब्यूनल रिटेन्स द लिमिटेड पावर्स अंडर सेक्शन 33 करेक्शन है कुछ है, बट नॉट फॉर रीओपनिंग द केस रीओपन नहीं होता। कोई छोटे मोटे एरर्स हैं तो उनकी बात जो है वो अलग होती है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि टर्मिनेशन हो सकता है आर्बिट्रल। अब देखो टर्मिनेशन दो तरह से होता है, टर्मिनेशन बाय ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि अगर जो है वो जब फाइनल अवार्ड आया, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल ने प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दिया। अब वो कैसे होगा देखो, when the claimant withdraws the claim, claimant ही अगर claim withdraw कर लेता है तो फिर तो terminate ही हो जाएगा। तो if the claimant withdraws the claim, the tribunal may terminate the proceeding। exception क्या है, if the respondent objects and the tribunal finds that respondent has a legitimate interest। क्लेमेंट ने कहा कि विड्रॉ कर रहा हूँ पर रिस्पोंडेंट कह रहा है मेरा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, तब जो है वो उसको ना करे, ठीक है। या जहाँ पर व्हेन कंटिन्यूएशन बिकम्स अननेसेसरी और इम्पॉसिबल, अगर ट्रिब्यूनल तब भी जो है टर्मिनेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स को अगर उन्हें लगता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज़ नो लॉन्गर रेलिवेंट। जिस सब्जेक्ट मैटर पे लड़ाई थी वो अब रेलिवेंट ही नहीं है, उसकी कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, या फिर जो है क्लेम अब इनफ्रक्टुअस हो गया है, यूजफुल ही नहीं है, या कुछ ऐसा जबकि इम्पॉसिबल हो गया किसी कारण से कंटिन्यू करना, तो उस केस में हो सकता है क्या इफेक्ट होगा टर्मिनेशन का, कि वो मैंडेट को एंड कर देगा, कोई फर्दर सबमिशन नहीं होगा, ठीक है। आप क्लैरिटी सॉर्ट कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है, बट क्या कहते हैं फ्रेश अग्रीमेंट और वो उससे चलेगा। तो ये आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आर्बिट्रल अवार्ड में लिख दिया जाए तो बात अलग है कि टर्मिनेट कर दिया, या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर दे कि क्लेमेंट ने विड्रॉ कर लिया या ऐसा कुछ हुआ है, तो इन केसेस में 32 सेक्शन के अंडर जो है प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट की जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिफ्यूज़ कर सकती है कि वो प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट नहीं करेंगे इफ़ द रिस्पोंडेंट हैज़ लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ठीक है। अगर उसका रिस्पोंडेंट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है तो बेशक क्लेमेंट ने चाहे रिफ्यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास डिस्क्रिशन है टू डिसाइड वेदर अ मैटर हैज़ बिकम अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। कोर्ट शुड नॉट लाइटली इंटरफेयर अंडर दिस। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशन है, ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड कर सकता है। समझ में आई। तो यहाँ पर उन्होंने रीआइटरेट किया कि विड्रॉल ऑफ क्लेम्स बाय द क्लेमेंट विदाउट ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट पोजीशन कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इस बात को याद रखो, ऐसा नहीं क्लेमेंट आया जी चलो मैं तो अपना क्लेम विड्रॉ कर रहा हूँ और ना ट्रिब्यूनल ने जो है वो टर्मिनेट कर दिया प्रोसीडिंग, ऐसे कतई नहीं होगा। वो देखेंगे कि भाई रिस्पोंडेंट क्या कहना चाहता है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट है या नहीं है। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेक्शन 32, तो सेक्शन 32 इंश्योर करता है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है वो ज़्यादा लंबे इस तरह से ना हो। और क्या कहते हैं कि अगर कोई इम्प्रैक्टिबल है
और पर्पसलेस है तो वो देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है कि वो फाइनल रहें, फाइनल हो, और क्या कहते हैं, पर उन्हें तब टर्मिनेट किया जा सकता है अगर कोई लेजिटिमेट रीज़न ना हो। समझ में आई? तो मैंने आपको उम्मीद करके मैंने आपको बहुत सारे सेक्शंस और केस लॉज दिए हैं। केस लॉज रिपीटेड हैं बेटा, आप इनका ध्यान में रखना, ठीक है? अगर जो है फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी है, अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेंगे, सेक्शन नंबर देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लिखा हुआ अपने आप लेंगे। बेरखी लैंग्वेज स्लाइटली ईजी है अदर सब्जेक्ट्स से, ठीक है? तो टेक केयर एवरीवन, बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट 4 के साथ। टेक केयर।